समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये क्लियरिटी हम आपको अपने प्रोग्राम में देंगे। सब कुछ सुभारती टीवी आपको बताएगा। नमस्कार, मैं दिव्या पांडे। आप देख रहे हैं सुभारती टीवी पर एक खास प्रोग्राम करियर मंत्रा। इस प्रोग्राम में हम हमेशा किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं और उसके बारे में संपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों को देते हैं। इसके तहत आज हम चर्चा करने वाले हैं गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अर्थात सरकारी कॉम्पिटिटिव परीक्षा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों की चाह होती है कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सरकारी नौकरी ही करें, क्योंकि यही चाह हर एक अभिभावक की भी होती है। इसका मुख्य कारण यह है कि लोग सरकारी नौकरी को अपने जीवन के लिए सबसे सेफ एंड सिक्योर समझते हैं। तो आइए अब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, यह प्राइवेट सेक्टर से कितना महत्वपूर्ण होता है, क्या हमारे देश में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को सरकारी नौकरी ही की तैयारी करनी चाहिए। कुछ इस तरह के प्रश्नों के बारे में विस्तृत रूप से हमारे जानने के लिए हमारे स्टूडियो में आए हुए मेहमान डॉक्टर श्री कृष्ण जी, जो कि एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, वर्तमान में सेंटर फॉर एजुकेशन लैडर नामक फर्म में सीईओ के पद पर कार्यरत हैं। आप एनसीईआरटी काउंसलर हैं और मनोदर्पण जैसे कार्यक्रम का हिस्सा हैं, और आप नेशनल करियर सर्विसेज एनसीएस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का प्रोग्राम के मेंबर हैं। आप काउंसलर काउंसिल ऑफ इंडिया के भी मेंबर हैं और जाने माने काउंसलर हैं। आपको इस क्षेत्र में 30 साल से ऊपर का अनुभव है। तथा हमारे स्टूडियो में आए दूसरे मेहमान श्री प्रदीप सिंह जी, जो कि एक फेमस एजुकेशनिस्ट हैं और शिक्षा के क्षेत्र में 39 साल का अनुभव रखते हैं। आप 1986 के यूपीएससी सिलेक्टेड कैंडिडेट रहे और इंडियन एयरफोर्स एग्ज़ाम भी क्रैक कर चुके हैं। आप 25 सालों से जेईई की कोचिंग देकर हजारों विद्यार्थियों की मेंटोर बने। आपको एजुकेशन फॉर ऑल प्रोग्राम के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और साल 2022 में नेशनल प्रिसेप्टर वीवा अवार्ड फॉर बेस्ट टीचर से भी सम्मानित किया गया है। अब मैं अपने पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे दर्शकों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में डिटेल्स में बताएं। नमस्कार, मैं सबसे पहले सुभारती टीवी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने शो में आमंत्रित कर मुझे गौरवान्वित किया और ये अवसर प्रदान किया कि मैं आपके साथ बैठकर आपके स्टूडियो में अपने विचार साझा कर सकूं। मेरे हिसाब से सरकारी नौकरी का क्रेज़ आज़ादी के लगभग बाद से निरंतर चला आ रहा है, क्योंकि सरकारी नौकरी सिर्फ नौकरी में आने के बाद सिर्फ पैसे कमाना ही नहीं है। ये सरकारी नौकरी ज़िंदगी के साथ भी चलती है और ज़िंदगी के बाद भी रहती है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना जीवन सरकारी नौकरी में सुरक्षित समझते हैं। साथ ही आर्थिक और सामाजिक स्थिति का भी संकेत है। यही कारण है कि लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, परंतु सभी लोग सरकारी नौकरी ही करें ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसा कि आज टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो सरकारी नौकरी लेने के लिए सबसे पहले हमें कंपटीशन की तैयारी करनी होती है, जो भारत सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसमें लाखों उम्मीदवार नौकरी पाने के लिए एक साथ भाग लेते हैं तथा उनमें से कुछ उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर होता है। सरकारी नौकरी के अंतर्गत यूपीएससी, बैंक, रक्षा, रेलवे, एसएससी, राज्य सेवा, पीएसयू, शिक्षक से लेकर विभिन्न प्रकार की नौकरियां आती है। सरकारी नौकरी में आने के लिए न्यूनतम 10वीं पास होना जरूरी होता है तथा भारत में मास्टर्स डिग्री प्राप्त वाले विद्यार्थी भी सरकारी नौकरी के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं। भारत का सबसे सर्वोत्तम नौकरी आईएएस और पीसीएस को ही माना जाता है, जिनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना किसी भी सब्जेक्ट में ज़रूरी है। सबसे पहले मैं 10वीं कक्षा के बाद किस प्रकार की सेक्टर में आप नौकरी पा सकते हैं, इसके विषय में मैं बताना चाहूँगा। 12वीं के बाद अगर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, जैसे राज्य पुलिस,
कांस्टेबल परीक्षा, सीमा सुरक्षा बल, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, रेलवे भर्ती बोर्ड या ग्रुप डी आदि सेक्टरों में तैयारी करके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। क्योंकि संग्राम जिंदगी है, लड़ना ही से पड़ेगा, और जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए जिंदगी रूपी संग्राम में कुछ हासिल करने के लिए आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि कामयाब होने वाला इंसान खुश रहे ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान हमेशा कामयाबी हासिल करता है और अपनी ज़िंदगी के उच्चतम स्तर पर पहुंचता है। इसीलिए ज़िंदगी में खुश रहना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब मैं अपने दूसरे पैनलिस्ट से आग्रह करूंगी कि वो हमारे दर्शकों को मार्गदर्शित करें कि 12वीं करने के पश्चात सरकारी सेक्टर में कौन कौन सी सरकारी नौकरी प्राप्त की जा सकती है। नमस्कार। सबसे पहले मैं सुभारती टीवी तथा उनकी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने चैनल पर आमंत्रित किया। जैसा कि सर ने बताया कि 10वीं के बाद किस सेक्टर में सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि 12वीं करने के बाद सरकारी नौकरी पाने की अपार संभावनाएं। राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार दोनों 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए विभिन्न सरकारी पोस्ट निकालती हैं। ऐसे में अच्छे प्रतिशत से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उम्मीदवार आरआरबी, एएलपी, एएससी, सीएचएसएल, एसएससी, एमटीएस, एमएससी, स्टेनोग्राफर, एसएससी, जीडी, इंडियन कोस्टल गार्ड और अन्य सरकारी नौकरियों के लिए कंपटीशन की तैयारी कर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही 12वीं पास करने के बाद उम्मीदवार भारतीय सेना, भारतीय रेल, आरआरबी ग्रुप डी समेत अन्य कई सरकारी नौकरी ले सकते हैं। इसके लिए संबंधित बोर्ड की ओर से भर्ती निकाली जाती है, जिसके बाद अप्लाई करना होता है। इन भर्ती परीक्षाओं के लिए सभी भर्ती बोर्ड ने सिलेबस भी निर्धारित कर रखा है, इसलिए इन भर्ती परीक्षाओं में बैठने के लिए तैयारी करनी होती है। सबसे इम्पोर्टेंट मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि 12वीं के बाद अगर सबसे सर्वोत्तम नौकरी का क्षेत्र होता है तो वो है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। एसएसबी द्वारा सेना, नौसेना और वायुसेना में युवाओं की भर्ती के लिए एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए का फॉर्म वही उम्मीदवार अप्लाई कर सकता है जिन्होंने 12वीं साइंस से किया। एनडीए की परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाती है। यह परीक्षा 2 चरणों में होती है, लिखित और साक्षात्कार। मतलब आपका रिटन टेस्ट होता है और इंटरव्यू होता है। साक्षात्कार एसएसबी द्वारा ली जाती है, जिसमें युवाओं का ऑन ग्राउंड प्रदर्शन कौशल देखा जाता है। इसके बाद फाइनल चयन होता है। इसके अलावा छात्र एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, एसएससी, सीएचएसएल अपर डिविजनल क्लर्क, लोअर डिविजनल क्लर्क, पोस्टल असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, sorting assistant, SSC multitasking staff, SSC general duty constable, SSC grade C and grade D stenographer, RRB assistant, loco pilot, railway group D, Indian Army exam for the post of technical entry scheme, Mahila constable, soldiers, junior commission officer for catering Indian Navy exam for the post of sailor, artificial apprentice and senior secondary recruit, senior forces, BSF, CRPF, SSB, ITBP, CISF, Indian Coast Guard exam for the post of sailor, recruitment assistant commandant and airman इत्यादि एग्ज़ाम के लिए कंपटीशन की तैयारी कर इस सेक्टर में अपना कैरियर बना सकते हैं। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने हैं, इतने सारे एग्ज़ाम्स आपके सामने हैं, जो आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसके लिए पूर्णतः तैयारी करें और अपना गोल अचीव करें। धन्यवाद। सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सब ने 10वीं, 12वीं तथा ग्रेजुएशन करने के बाद
छात्र सरकारी क्षेत्र के किन किन क्षेत्रों में नौकरी हेतु तैयारी कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी प्रदान की। अब बारी है सरकारी क्षेत्र में सेवा प्रदान करने हेतु 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक के छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें के विभिन्न सवालों का जवाब हमारे दर्शकों को फोन लाइन के माध्यम से देने की आशा करती हूँ। हमारे पैनलिस्ट दर्शकों के प्रश्न का जवाब टेलीफोन के माध्यम से देकर उनका मार्गदर्शन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को बहुत पसंद कर रहे हैं और कई देशों से श्रोता हमारे साथ फ़ोन पर जुड़ रहे हैं और अपने प्रश्न पूछ रहे हैं। इसी प्रकार हमारे पहले श्रोता फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्ते मैम, मेरा नाम अमित है। मैं हरियाणा बहादुरगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरा 12वीं इस साल कंप्लीट हुआ और मेरा सवाल यह है कि एयरफोर्स के क्षेत्र में अपना करियर एयरमैन के रूप में बनाना चाहता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? कृपया उचित मार्गदर्शन दें। बहुत बहुत धन्यवाद अमित, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। ये प्रश्न हर विद्यार्थियों का प्रश्न हो सकता है जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जिनके पास उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु पैसे की कमी होती है, या ये कह सकते हैं कि छोटी ही उम्र में घर की जिम्मेदारियां होती हैं और साथ ही साथ उनका सरकारी नौकरी करना सपना होता है। भारतीय वायुसेना आपकी 12वीं कक्षा की शिक्षा पूरी करने के तुरंत बाद एक एयरमैन के रूप में कैरियर शुरू करने का एक रोमांचक अवसर प्रदान करती है। भारतीय वायुसेना में इस रास्ते पर आगे बढ़ाने के बारे में मैं विस्तृत रूप से अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा। डिटेल में मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले उम्मीदवार को 12वीं की परीक्षा साइंस विषयों में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने होते हैं। एक बात ध्यान देने की है कि आपको अकेले इंग्लिश विषय में मिनिमम 60% या अबव नंबर होना जरूरी है तथा उम्र सीमा 17 से 21 वर्ष होनी चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना प्रश्न पूछने के लिए। मैं आशा करती हूँ आपको आपका जवाब मिल गया होगा। हमारे अगले श्रोता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कृपया अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मेरा नाम पवन शर्मा है तथा मैं पटना बिहार का रहने वाला हूँ। मेरा 2025 में 12वीं कंप्लीट होने वाला है और मैं 12वीं के बाद एनडीए की परीक्षा की तैयारी करना चाहता हूँ। कृपया उचित मार्गदर्शन दें। धन्यवाद पवन जी, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। वैसे एनडीए डिफेंस ज्वाइन करने के लिए सबसे कठिन परीक्षा होता है। यूपीएससी द्वारा एनडीए की परीक्षा को हर साल 2 बार आयोजित किया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी हर साल 2 बार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करता है। भारत में एनडीए चयन प्रक्रिया एक कठिन कंपटीशन है जिसमें एसएसबी द्वारा एक लिखित और साक्षात्कार पर शामिल होते हैं, यह देखने के लिए कि क्या वे सशस्त्र बलों में प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त हैं। उम्मीदवारों का शारीरिक फिटनेस, बुद्धिमत्ता, व्यक्तित्व का प्रशिक्षण किया जाता है। इसके अलावा एक संपूर्ण चिकित्सा प्रशिक्षण भी होता है जो यह सुनिश्चित करता है कि उम्मीदवार सशस्त्र बलों में ट्रेनिंग के लिए जरूरी स्वास्थ्य मानकों को पूरा करते हैं। एनडीए परीक्षा के 2 चरण होते हैं, एक लिखित और एक साक्षात्कार। आयोग द्वारा लिखित परीक्षा की एक मेरिट सूची तैयार की जाती है और शॉर्ट लिस्ट किए गए एसएसबी परीक्षार्थियों परीक्षा के लिए उचित होंगे। उसकी लिखित परीक्षा में 150 मिनट के 2 पेपर होते हैं, गणित 300 मार्क्स का और सामान्य योग्यता परीक्षण 600 अंकों का। एसएसबी साक्षात्कार के 2 चरण होते हैं और इसमें 900 अंक होते हैं। जो कैंडिडेट फेज़ 1 को पास करता है वही फेज़ 2 की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। एसएसबी साक्षात्कार दौर में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को अधिकारियों द्वारा मेडिकल चेकअप होता है। यह एनडीए चयन परीक्षा का एक अनिवार्य हिस्सा है और चयनित उम्मीदवारों को सैन्य अस्पतालों में उपस्थित होना होता है। आखिरी सिलेक्शन 3 राउंड में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है। वायुसेना पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को कंप्यूटरीकृत पायलट चयन प्रणाली के लिए अतिरिक्त अर्हता प्राप्त करनी होती है। और एक विशेष बात इसमें और है कि बच्चे, अगर आप मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपका अगला पेपर टेस्ट ही नहीं होगा। इसलिए एनडीए को क्रैक करने के लिए सबसे पहले आपको मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में पास होना
बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आशा करती हूँ कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा और आप हमारे जवाब से संतुष्ट होंगे। हमारे अगले श्रोता लाइन पर जुड़ चुके हैं, कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार सर, मेरा नाम कुलदीप है। मैं पंजाब बठिंडा का रहने वाला हूँ। सर मेरा प्रश्न ये है कि मैं डिस्टेंस लर्निंग मोड में ग्रेजुएशन कर यूपीएससी या पीसीएस की परीक्षा की तैयारी कर सकता हूँ? जी कुलदीप जी, अक्सर देखने को मिलता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट रहता है कि रेगुलर मोड से किया गया डिग्री या डिस्टेंस मोड से की गई डिग्री दोनों इक्विवेलेंट होती है या इसमें कोई अंतर होता है। तो मैं यहाँ अपने दर्शकों को ये क्लियर करना चाहूँगा कि अगर कोई स्टूडेंट्स रेगुलर मोड से या डिस्टेंस मोड से एजुकेशन प्राप्त करता है तो दोनों डिग्रियों की मान्यता बराबर होती है तथा दोनों ही यूपीएससी या पीसीएस की परीक्षा में बैठ सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का संदेह मन में रखने की ज़रूरत नहीं है। ये यूजीसी की तरफ से क्लियरेंस हो चुका है कि दोनों डिग्रियां मान्यता प्राप्त है। थैंक यू सो मच अपना सवाल पूछने के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको भी आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और जो भी हमारा ये प्रोग्राम देख रहा है उनके डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। अगले श्रोता हमारे साथ लाइन पर जुड़े हैं, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मेरा नाम नवीन है और मैं राजस्थान जयपुर का रहने वाला हूँ। सर मेरा सवाल ये है कि मैं टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहता हूँ। मैं इसी साल इंग्लिश ऑनर्स से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है, मुझे क्या करना चाहिए? धन्यवाद नवीन जी, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। जैसा कि आपने बताया कि आपने इंग्लिश ऑनर्स में इसी साल ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और आप टीचर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के माध्यम से बीएड करना होगा, जो 2 साल का कोर्स होता है। इस कोर्स को करने के लिए आपको सीटेट अर्थात सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना होगा। ये आपको टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स बनाने के लिए एलिजिबिलिटी देता है। इसके बाद डीएसएसबी द्वारा आयोजित परीक्षा में नवोदय विद्यालय में शिक्षक तथा केंद्रीय संस्थान में आप शिक्षक बन सकते हैं। साथ ही आप पीजीटी अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं, इसके लिए बीएड के बाद आपको मास्टर्स करना अनिवार्य है। मैं आशा करता हूं कि आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा और जैसा मैंने बताया उसको फॉलो करेंगे और ज़िंदगी में एक सफल टीचर बनेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, अपना सवाल पूछने के लिए और अपना डाउट क्लियर करने के लिए। मैं आशा करती हूँ कि हमारे पैनलिस्ट से आपको आपका संतुष्टि भरा जवाब मिल गया होगा। थैंक यू सो मच। हमारे अगले श्रोता लाइन पर जुड़ चुके हैं, कृपया अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मेरा नाम दीपक है। मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। सर मेरा प्रश्न ये है कि मैं लोको पायलट बनना चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? दीपक, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ आपका प्रश्न यह है कि आप लोको पायलट बनना चाहते हैं। तो लोको पायलट बनने के लिए उम्मीदवार का 10वीं एवं 12वीं उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। इसके साथ ही अभ्यर्थियों को मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक या ऑटोमोबाइल आदि ट्रेड में 2 वर्षीय ITI सर्टिफिकेट भी उसके पास होना चाहिए। इसके साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। आपने सरकारी नौकरी की तैयारी कैसे करें के बारे में हमारे दर्शकों को मार्गदर्शित किया। आगे के सेगमेंट में हम कोशिश करेंगे कि स्कूल स्टूडेंट से भी करियर की अवेयरनेस के बारे में जान सके, उनको किस प्रकार की गाइडेंस मिलती है और उनकी शिक्षा के प्रति उनके पेरेंट्स का क्या सहयोग होता है। साथ ही यह भी जानेंगे, कोशिश करेंगे कि उनके स्वयं की रुचि किस फील्ड में है। करियर मंत्रा जैसे करियर ओरिएंटेड इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम उन्हें कैसे लाभान्वित कर रहा है, उनके करियर गोल को अचीव करने में क्या क्या हेल्प मिली, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड जॉब्स के बारे में, डिफेंस के जॉब्स के बारे में और अन्य करियर ऑप्शंस के बारे में। ये तमाम जानकारी लेने के लिए स्टूडेंट से सीधा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आज के समय में गवर्नमेंट जॉब पाना सभी का सपना होता है। हर कोई चाहता है कि हम गवर्नमेंट जॉब करें। तो इसी के साथ आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, करियर इन गवर्नमेंट जॉब्स में। तो आज हम स्कूल में मौजूद हैं, यहाँ के कुछ बच्चों से जानेंगे करियर इन गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। तो आपकी क्या राय है इसमें?
गवर्नमेंट जॉब में मैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ज़्यादा जॉइन करना चाहती हूँ, क्योंकि उससे जो आजकल दिल्ली में काफ़ी सारी लाइट्स जा रही है, जिससे काफ़ी लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है ये काफ़ी क्रूशियल वे बन गया है लोगों के लिए कि लाइट जाती है, गर्मी इतनी हो रही है, हॉट वेव्स आ रही हैं। तो मैं अपनी गवर्नमेंट की हेल्प करना चाहती हूँ, अपने इनपुट देना चाहती हूँ कि लाइट कम से कम जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हम जैसे कि सभी चाहते हैं करियर इन गवर्नमेंट जॉब में काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, तो क्या क्या ऑप्शंस होते हैं? करियर गवर्नमेंट जॉब लाइक आप कौन सी भी फील्ड ले लो, उसमें एक गवर्नमेंट ऑप्शन होता है। लाइक आप मेडिकल फील्ड्स, इंजीनियर वगैरह सब में गवर्नमेंट होती है फील्ड। लाइक अगर आपको कोई फील्ड लेनी है, लाइक टीचर्स अगर हम ले रहे तो उसमें भी होता है गवर्नमेंट टीचर्स। बट गवर्नमेंट में एक बात होती है कि उसमें फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी होती है, प्लस इनकम सोर्स ज़्यादा होता है। फैसिलिटी की बात की जाए तो प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में क्या डिफरेंसेस है? प्राइवेट और गवर्नमेंट में सब गवर्नमेंट बेस्ड होता है, बट प्राइवेट में हो सकता है कि कुछ डिफरेंसेस हो, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन वगैरह के थ्रू होल्ड होते हैं वैसे मेनली। लेकिन आजकल कहा जाता है कि गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ रह गई है, बहुत ही कम लोग ही जो हैं वो इसको अचीव कर पाते हैं। तो आपके राय इसमें क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में क्या डिफरेंसेस हैं? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स में यूजुअली क्या होता है कि आपका जो जॉब है वो परमानेंट तो रहता है, बट जो सैलरी होती है वो कम होती है। फैसिलिटीज़ भले ज़्यादा हों, बट जो सैलरीज होती हैं वो आजकल के डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं होती है। बट प्राइवेट में आपकी जो जॉब है वो टेम्प्रेरी हो सकती है, बट उसकी सैलरी हाई होती है। आप क्या प्रेफर करना चाहेंगे, गवर्नमेंट या प्राइवेट? मैं एब्सोल्युटली गवर्नमेंट जॉब प्रेफर करना चाहूँगा, क्योंकि जो प्राइवेट जॉब्स हैं उनकी वजह से जो कंट्री की इकोनॉमी है उसका काफ़ी पार्ट भी हट जाता है, और दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उससे जो है इंडिया की या अपनी कंट्री की इकोनॉमी में भी हेल्प होती है, बहुत सारे सेक्टर्स में भी हेल्प होती है। और क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स बहुत ज़्यादा स्प्रेड हैं पूरी इंडिया में, और हर सेक्टर में ये जो है गवर्नमेंट जॉब की पोस्ट रहती है। क्या क्या स्कोप्स हैं इसमें गवर्नमेंट जॉब? गवर्नमेंट जॉब में अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करना है एज एन इकोलॉजिस्ट। तो इकोलॉजिस्ट के बहुत सारे रोल्स होते हैं। नंबर 1 रोल इज़ इकोलॉजिस्ट के नाम में ही है इकोसिस्टम की स्टडी। तो एक इकोलॉजिस्ट एक स्पेसिफिक एरिया को प्रॉपरली एनालाइज करके उसके एरिया के अकॉर्डिंग उस पर अलग अलग वेजिटेशंस और अलग अलग वाइल्ड लाइफ को इनकॉर्पोरेट करता है। तो जैसे इंडिया में आजकल बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट डिप्लीशन की बात हो रही है, तो फॉरेस्ट डिप्लीशन की बात करें तो एक इकोसिस्टम का इम्बैलेंस हो रहा है। तो अगर मैं काम करूँगा तो मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि एक इकोलॉजिकल इम्बैलेंस जो है वो ख़त्म हो सके। अगर इसके अलावा हम कुछ और बेटर ऑप्शंस की बात करें तो वो क्या क्या हो सकता है? इसके अलावा हम वाटर बोर्ड और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात कर सकते हैं, क्योंकि वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी 2 ऐसी चीज़ हैं जो सिटी में तो चाहिए ही चाहिए। सिटी भी नहीं, आजकल तो रूरल एरियाज़ में भी आ रहा है, तो उसमें बहुत स्कोप है। गवर्नमेंट सेक्टर ही क्यों? गवर्नमेंट सेक्टर इसलिए बिकॉज आई थिंक सो कि उसमें पॉलिसीज़ जो होती हैं हमें गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करती है। सेकेंडली जो प्राइवेट होती है उसमें हमें खुद लेनी पड़ती है, एंड गवर्नमेंट में मेरे हिसाब से तो अर्निंग ज़्यादा होती है। स्पेशली मैं देखूँ तो मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, एंड मुझे देखा जाए तो दिल्ली वाटर डिपार्टमेंट में जाना है। आजकल हम देखें तो उसमें वाटर की कितनी ज़्यादा कमियाँ होती हैं, लैंड्स पे वाटर की एक बूंद भी नहीं मिल रही है। तो आई थिंक सो वो ज़्यादा हेल्प करेगी मुझे भी। जैसे कि हर पेरेंट का सपना होता है कि उनके बच्चे की सरकारी नौकरी हो, तो इसके लिए आपके जो पेरेंट्स हैं वो किस तरीके से आपको सपोर्ट करते हैं? तो सब पेरेंट्स की अपने आप ख्वाहिशें तो होती हैं। माई पेरेंट्स हैव अ ग्रेटर रिस्पेक्ट फॉर सिविल सर्विसेज ऑब्वियसली। सो जब मैंने उनको बताया कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, साइबर सिक्योरिटी फोर्स मुझे ज्वाइन करना है, दे वर वेरी हैप्पी एंड सपोर्टिव अबाउट इट कि हाँ आप कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब है। आप अगर आप नेशन को डिवोट कर रहे हो अपना टैलेंट, तो इट इज़ वेरी गुड। तो वो सपोर्टिव ही हैं इस बात पर। तो इसके लिए जो हमारे प्रोग्राम के माध्यम से जो भी स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं और आगे गवर्नमेंट सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट सेक्टर एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और एक स्टेबल अपॉर्चुनिटी भी है। यू आर सर्विंग द गवर्नमेंट, यू आर सर्विंग योर नेशन। सो इफ़ यू वांट, यू आर डिटरमाइंड और आपने कर लिया है कि मुझे यही करना है, तो आप डेफिनेटली परस्यू कर सकते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की बात की जा रही है, तो मैक्सिमम जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर की ही बात कर रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर को नेगेटिव क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि जैसे फॉर सपोज हम प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें तो इसमें इंटरनेशनल कंपनीज़ और नेशनल कंपनीज़ है। तो मोस्ट अगर देखें तो अगर इंडियन सिटीजन्स जाते हैं इंटरनेशनल में,
तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ेगा। और लाइक गवर्नमेंट जॉब में आपको फैसिलिटीज़ मिल जाती है फैमिली के रिलेटेड, और कभी कभी देखेंगे तो हम प्राइवेट सेक्टर में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आपको हमारे कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपको हमारे साथ 5 ईयर्स का काम करना है, तो ये लिमिटेशंस इसमें ऐसी नहीं है गवर्नमेंट जॉब। जैसे कि अभी आपने डिफरेंसेस बताए, तो डिफरेंसेस आप मुझे इलेबोरेट करके बताइए कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या डिफरेंस है। जैसे गवर्नमेंट जॉब है, आपको फैसिलिटीज़ मिलती है, जैसे फैमिली का इंश्योरेंस हो गया, आपको ट्रिप्स दे देते हैं, आपको कभी कभी इंसेंटिव्स ये सब हो जाता है, और आप पे कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है। और अगर हम जैसे प्राइवेट जॉब पे, प्राइवेट सेक्टर पे आते हैं, तो वहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग लिमिटेशंस ये सब आ जाती है। अगर जॉब की बात की जाए तो फैमिली क्या चूज़ करती है इसमें? मेरी मेरे को स्टार्टिंग से ही IAS ऑफिसर बनने में इंटरेस्ट है, और मेरी मम्मी हमेशा से मुझे बताती है दैट देयर वाज अ पर्टिकुलर पर्सन इन अ विलेज जिनके पास ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, बट स्टिल वो IAS ऑफिसर बन गए और इज़ करंटली सर्विंग द नेशन। और मैं आर्टिकल्स में भी पढ़ती थी, तो मुझे जानना था कि होता क्या है। व्हेन आई गॉट टू रिसर्च अबाउट इट, यू नो हाउ फैसिनेटिंग इट इज़ कि पूरा एक सब डिवीज़न या एक डिस्ट्रिक्ट आपके कंट्रोल में है, आप उसको एडमिनिस्टर कर रहे हो, दैट्स वाई। जैसे कि आप बहुत छोटे हो इस वक्त, क्या एज होगी आपकी? मेरी अभी तो 13 होने वाली है दिस मंथ। तो आपकी उम्र के भी बच्चे होंगे जो आगे अपना फ्यूचर बनाना चाहते होंगे। इस प्रोग्राम के माध्यम से जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उन्हें आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं उनको यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि या इट्स योर चॉइस गवर्नमेंट एंड प्राइवेट में, बट गवर्नमेंट में ज़्यादा ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड मैं भी अपने फ्यूचर के लिए यही सोच रही हूँ कि मैं भी गवर्नमेंट जॉब में जाऊँ। इंजीनियरिंग में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, एंड जितना भी मैंने अभी तक रिसर्च किया है, तो मुझे उसमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ जितना अर्निंग हो रही है तो गवर्नमेंट सेक्टर में ही प्रोवाइड हो रही है। सजेशन की बात की जाए तो इसमें आपकी क्या राय है? मैं एक्चुअली ये कहना चाहूँगी कि जैसे गवर्नमेंट जॉब होती है, लाइक जो बच्चे देख रहे होंगे, लाइक आई थिंक उनके वो प्रेफरेंस है कि उन्हें क्या बेटर है, लेकिन मेरी तरफ से आई थिंक गवर्नमेंट जॉब इज़ बेटर, क्योंकि लाइक उसमें हमें गवर्नमेंट ही पॉलिसीज़ प्रोवाइड करती है, हमारी फैमिली को सिक्योर कर देती हैं, और लाइक और भी बहुत सारे हमें एडवांटेजेस मिलते हैं गवर्नमेंट जॉब से, लाइक पे ज़्यादा होता है। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमने आज जाना गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में कि इसमें कैसे अपना करियर बनाया जा सकता है। आगे भी हम ऐसे ही नए टॉपिक लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जैसा कि हमने कहा था, आगे के सेगमेंट में हम करियर रिलेटेड अवेयरनेस के बारे में स्टूडेंट से जानेंगे। आज हमने इस विषय पर स्टूडेंट से करियर के क्षेत्र की ज़मीनी हकीकत को जानने की कोशिश की। यह केवल सैंपल मात्र है जिसे हम अपने प्रोग्राम करियर मंत्रा के माध्यम से आप लोगों के समक्ष ला पाए, और हमें आभास हुआ कि इस तरह के प्रोग्राम का एक स्टूडेंट की लाइफ में क्या महत्व है। साथ ही साथ कुछ विषयों पर अध्यापकों का भी दृष्टिकोण जानने का मौका मिला कि कैसे वो अपने स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन करते हैं, करियर प्रोग्राम को वो कैसे देखते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि करियर मंत्रा इस ज़मीनी हकीकत का निरीक्षण लगातार करते हुए स्टूडेंट्स का मनोबल बढ़ाता रहेगा। अब समय हो गया है आप सभी से विदा लेने का। मैं आशा करती हूँ कि यह कार्यक्रम सभी दर्शकों के लिए लाभदायक रहा होगा। इसी तरह जल्द ही मैं अगले कार्यक्रम में महत्वपूर्ण विषय लेकर हाजिर होंगी। निरंतर इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, और अगर आपकी कोई भी जिज्ञासा रह गई हो तो नीचे दिए गए स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, उन पर संपर्क करें और उचित परामर्श लें। तब तक के लिए धन्यवाद। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, और ये क्लियरिटी हम आपको अपने प्रोग्राम में देंगे। सब कुछ सुभारती टीवी आपको बताएगा।